क्लास हुई थी, इफ यू रिमेंबर। ट्यूसडे को इवनिंग में व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम होम अबाउट मदर्स एक्सीडेंट, तो उस टाइम मैंने आपकी क्लास ऑलमोस्ट ओवर करके 6:45 पे हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 1 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड था, जिसका टेस्ट भी हो चुका है आपका। चैप्टर 2 जिसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो हमने ऑलमोस्ट वो चैप्टर ओवर कर दिया था। और लास्ट टॉपिक जो हम उस टाइम कर रहे थे, और ट्यूसडे के बाद फिर आपका कोई हमने ऑफ नहीं करवाया, बिकॉज थर्सडे से मैं थोड़ा बिजी था हॉस्पिटल में। तो थर्सडे, सैटरडे, संडे आपका ऑफ था, लास्ट संडे कम्प्लीटली। ट्यूसडे, उसके बाद सैटरडे के बाद, और थर्सडे, ये 4 क्लासेस जो हैं वो आपकी इंडियन इकोनॉमी की हुई हैं। इंडियन इकोनॉमी का 4 लेक्चर्स में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, राइट। तो वो बीच में मैंने सिर्फ 4 क्लासेस निधि मैम को दी थी, बिकॉज आई वॉज बिजी। तो मैं एक क्लास मेंटेन कर पा रहा था अकाउंट्स की। चलो, अकाउंट्स की तो एक्स्ट्रा क्लासेस पहले से लगती आ रही हैं, तो कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। अभी भी रेगुलर चल रहा है बैच हमारा। तो इकोनॉमिक्स की तभी मैंने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर दी थी 1 वीक के लिए। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का था। और आज सैटरडे है, तो वापस मैं ट्यूसडे से सैटरडे को अपनी मैक्रो को रिज्यूम कर रहा हूँ। इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई है वो ट्यूसडे को हुई थी। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आज अपलोड होगी आफ्टर दैट क्लास, ट्यूसडे को जो लास्ट क्लास थी। और बीच में जो 4 क्लासेस हैं, उन डेट्स पे जो क्लासेस है वो आपको इंडियन इकोनॉमी के बैच में मिलेंगी। दोनों बैच डिफरेंट होते हैं ऐप के ऊपर, आईडी सेम होती है आपकी इस एक आईडी के ऊपर, क्योंकि 2 पार्ट है इकोनॉमिक्स के। तो उस एक आईडी को के ऊपर हमें अलाउड होता है पार्ट 1 मैक्रो, पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का बैच भी वहाँ पे फ्रेम हो चुका है ऐप के ऊपर। आप सब लोग अगर उसमें हो तो चारों लेक्चर्स उसके अंदर हैं, तो वो आप देख लीजिए। जिसका कोई भी बैकलॉग हो, नाउ यू हैव टाइम, बिकॉज नेशनल इनकम को एक लेवल पे ओवर करने के बाद ही निधि मैम इंडियन इकोनॉमी को रिज्यूम करेंगे। फिर मैम के पास ही चार्ज रहेगा, ठीक है। मई के किसी के लेवल पे, फिर जून में भी मैम टीच करेंगे, हो सकता है मिड ऑफ जुलाई तक टीच करें। तो वो 2 मंथ्स जो चार्ज है वो मैम के पास रहेगा। 2 मंथ्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 मंथ्स का इंडियन इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद फिर 1 मंथ का रहता है स्टार्टिंग में, क्योंकि नेशनल इनकम पे 2 मंथ चाहिए होते हैं। हो सकता है पूरा मई भी मैं टीच कर दूं, तो निधि मैम फिर जून जुलाई में आपको इंडियन इकोनॉमी टीच करेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी मनी बैंकिंग वगैरह को लेके, फिर इंडियन इकोनॉमी को हम और डिले कर सकते हैं। रेस्ट लास्ट ईयर के बैच में अगर आपने एक्सेस लिया है, तो वहाँ इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट सिलेबस निधि मैम ने टीच किया हुआ है लास्ट ईयर के बैच को। आप वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। ये दैट वाज ऑल द अपडेट। अब आगे बढ़ने से पहले सारा का डाउट है। यस बेटा, आप बताओ। हाँ जी सर। अब बताओ बेटा, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं एग्जाम में आपको, क्या प्रॉब्लम आई थी? सर यहाँ पे क्वेश्चन था डिफेंड और रिफ्यूज विद द रीजन। क्या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस? बेटा ये अभी चैप्टर नंबर 4 में आएगा कॉन्सेप्ट ना, अभी हमने किया नहीं है ये। अभी तो हमने चैप्टर 1 एंड 2 ही किया ना। स्कूल का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उन्होंने आई गेस आपको कंप्लीट नेशनल इनकम करवा दिया होगा। ये लास्ट थ्योरी पार्ट है हमारा। अभी हमने आपको 2 चैप्टर्स करवाए हैं। चैप्टर 1 जिसमें सर्कुलर फ्लो था, और उसके बाद रियल फ्लो, मनी फ्लो, एंड देन वो सब चीज़ें थी, लीकेज, इंजेक्शंस। फिर चैप्टर 2 में जो ये चैप्टर भी चल रहा है हमारा, इंटरमीडिएट फाइनल गुड से लेकर ग्रोस, नेट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। और फिर हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे डेली बेसिस पे ना। 3-4 क्लासेस आपकी लगातार हुई बैक टू बैक, जहाँ न्यू टॉपिक्स हुए थे। लेकिन अभी हमने 2 ही चैप्टर्स किए हैं बेटा। सारा ये जो क्वेश्चन आपका है, ये अभी आगे आएगा, चैप्टर नंबर 4 में आएगा, लास्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जहां हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपका डाउट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि नेशनल इनकम हम 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं। एक वैसे चैप्टर 4 है, वहां जाके हम डिटेल में करेंगे डिस्कस अब। तो इसलिए अभी स्कूल का ये पेपर तो आपको ऐसे ही निकलना था, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे का है। लेकिन जब आप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेशनल इनकम को 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। 1 बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस होती है जहां पर हम प्रीवियस ईयर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो गोल्ड की बात करें, गोल्ड का रेट आजकल 1 लाख रुपए चल रहा है, 1 लाख रुपीज फॉर द 10 ग्राम। लेकिन ये आज का रेट है, जिसको बोलते हैं करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर। लेकिन गोल्ड का कौन सा रेट नॉर्मल था? तो गोल्ड के लिए हम किस ईयर को नॉर्मल माने, तो मैं ये ले सकता हूँ फॉर माई सेल्फ, 2005 जो था वो एक नॉर्मल ईयर था। 2005 वॉज अ नॉर्मल ईयर।
उसमें गोल्ड का रेट जो था वो एक नॉर्मल रेट था, से 5,000 रुपीज पर ग्राम, पर 10 ग्राम। आज वो 5,000 का रेट 1 लाख रुपीज हो चुका, 20 टाइम्स वैल्यू बढ़ गई गोल्ड की। तो जब हम गोल्ड की आज की प्राइस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से, अब गोल्ड कितना प्रोड्यूस हुआ हमारी कंट्री में, मान लो वो है आउटपुट। आउटपुट को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, करंट प्राइसेस से, तो उसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, आज की प्राइस पे जो गोल्ड का आज का रेट है। और अगर मैं इसी आउटपुट को, यही सेम आउटपुट को, आउटपुट तो करंट ईयर की लेनी है, इस साल मैंने जो गोल्ड प्रोड्यूस किया उस करंट ईयर की आउटपुट को मैं मल्टीप्लाई करूं उस प्राइस के साथ जो प्राइस बेस ईयर का है। बेस ईयर कौन सा होता है, जिस ईयर में कोई इन्फ्लेशन नहीं होती, देयर इज नो इन्फ्लेशन, देयर वाज नो इन्फ्लेशन, उस प्राइस को बोलते हैं बेस ईयर प्राइस। तो उस टाइम जो गोल्ड का रेट था वो नॉर्मल रेट था 5,000 के आसपास। तो अब नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करोगे आप, तो आपकी रियल ये जो नेशनल इनकम होती है बेस ईयर के अंदर, बेस ईयर के प्राइस पे, उसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। और जो करंट ईयर प्राइस पे निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। तो वहां पे दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, रियल नेशनल इनकम दैट इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस, और बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर कौन सा है, जो नॉर्मल ईयर था, वो 10 साल पहले का हो सकता है, 5 ईयर्स पहले का हो सकता है, लेकिन आउटपुट तो करंट ईयर की लेनी है। तो हमने बेटा क्या करना है, करंट ईयर के आउटपुट को पकड़ना है, एक बार उसको मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की प्राइस से, दैट इज 5,000 से। मान लो इस साल हमने प्रोड्यूस किया 200 किलोग्राम गोल्ड फॉर एग्जांपल, तो 200 किलोग्राम गोल्ड को मल्टीप्लाई करो 1 लाख से, तो कितना हो गया 2 करोड़। उसी 200 को मल्टीप्लाई करो 5,000 से, वो गया 10 लाख। तो बेस ईयर के हिसाब से हमारी कंट्री की नेशनल इनकम 10 लाख है, और करंट ईयर प्राइस के हिसाब से हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है 2 करोड़। कितना डिफरेंस है, वही 50 टाइम्स का सॉरी 20 टाइम्स का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम निकाल के कंपेयर करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सी नेशनल इनकम पे हम रिलाई कर सकते हैं। इस तरह से कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बाद तो जाऊंगा तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये इट इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन जो आपने पूछा अभी, गॉट इट। तो ये अभी आएगा बेटा। ओके सर। और कोई पॉइंट जो आप एग्जाम में को फेस हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए था भी नहीं अभी एक तरह से। एनीथिंग एल्स? सर है पर वो फिर आगे वाले चैप्टर ही होगा। हाँ बताते रहो, कोई बात नहीं, जस्ट क्वेश्चन बताओ। हम डाउट्स के साथ आगे नहीं बढ़ते बेटा, हमारा रूल है। हाँ ओके सर। Sale of a private vehicle used in the country is increasing day by day. Discuss its likely impact on GDP and welfare of the country. छोड़ दो, ये भी आगे है, चैप्टर 4 का है। वहां पे ये जो हमारा नेशनल इनकम बताया ना आपको, इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि किस नेशनल इनकम को हम जीडीपी वेलफेयर के लिए सिलेक्ट करते हैं, ये उसका पार्ट है बेटा। नेक्स्ट, Suppose output produced during the year 2021 and 2024 was 400 and 550 units respectively. If market price of both छोड़ दो बेटा, output ये वही है नेशनल produced इनकम was rupees 150. बेटा, ये वही है नेशनल हाँ जी इनकम, सर। करंट एंड कांस्टेंट वही प्राइसेस है। ये नेशनल इनकम नॉमिनल और रियल के ऊपर है, ये भी छोड़ दो, ये भी नेक्स्ट है आगे। तो सारे ऐसे से ये बाद में लास्ट में टेबल दिया हुआ है। हाँ बस ठीक है बेटा, वो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। तो अगर आपको इन दो चैप्टर्स में से कोई डाउट है तो वो रेलेवेंट है, वो कंसर्न्ड है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ फ्यूचर में आने वो तो हम देख ही लेंगे। स्टिल आप इसका पीडीएफ ग्रुप में डाल देना, मैं बाद में देख भी लूंगा। कुछ अगर हुआ इन दो चैप्टर से रिलेटेड तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स, किसी और का भी डाउट हो आगे बढ़ने से पहले? देखिए डाउट्स के साथ नहीं आगे बढ़ना, बैकलॉग और डाउट्स अगर आपकी लाइफ में नहीं है ना, स्टूडेंट लाइफ में, तो आप बहुत अच्छे से चलते हो, मूव करते हो, नहीं तो वो टेंशन रहती है हमें। तो अब मैं आता हूँ, ठीक है। और कोई किसी का है कोई डाउट, एनी ऑफ यू? ठीक है बेटा, तो अब इस चैप्टर की अगर बात करें तो हमने इस चैप्टर को डोमेस्टिक टेरिटरी से स्टार्ट किया था, उसका नॉर्मल रेजिडेंट की बात हुई थी,
देन सिटीजनशिप, नॉर्मल रेजिडेंट की बात की थी हमने, दोनों में डिफरेंस देखा था। उसके बाद फिर ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, दोनों में डिफरेंस क्या। ये 3 से 4 लेक्चर्स आपके साथ आए थे बैक टू बैक, डेली कुछ एक नया टॉपिक होता था हमारा। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके थे। ग्रोस, नेट, एवरीथिंग ये डन था। और हम लास्ट में आ गए थे, इफ यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था एनआईटी एंड फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे बेटा हम ये था लास्ट वीक में ट्यूसडे को जो लास्ट क्लास हुई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसके बाद ये लेक्चर अपलोड होगा आज, वो था ये लास्ट टॉपिक। इफ यू रिमेंबर, याद है सबको? एनआईटी, एनआईटी क्या है? और एनआईटी के अंदर 2 चीजें थी, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। और इन दोनों को करने के बाद हम इस पॉइंट पर पहुंच गए थे कि अब हमारे पास नेशनल इनकम के 2 पार्ट्स आ जाएंगे, एक फैक्टर कॉस्ट, एक मार्केट प्राइस। ये ऑलरेडी कर लिया था मैंने। एंड देन आई डू रिमेंबर हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी आ गए थे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यहाँ पे मैंने टॉपिक को ड्रॉप किया था लास्ट। अगर कोई लास्ट रिकॉर्डिंग को ओपन करेगा तो उसमें लास्ट टॉपिक यही है, यहाँ पे मैंने क्लास को ड्रॉप किया था। और ये टॉपिक हम ऑलरेडी क्योंकि बहुत अच्छे से समझ चुके थे पहले ही, नेट रिटेन्ड अर्निंग, मैं फिर भी यहाँ से एक और टॉपिक को पिक कर लेता हूँ। देखिए बेटा, थ्योरी में कुछ याद नहीं करना इनमें से, बाद में आपको मैं नोट डाउन करा दूंगा कि क्या क्या आपको याद करने। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के अंदर 2 चीजें आती हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो जाती है आफ्टर ऑल डाउट्स, आज का पार्ट जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो नेट है। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज की, यहां तक तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो भी हमें वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड अब्रोड से आ रहा है, अब्रोड का मीनिंग जहां तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी काम करती है उसके आगे का जो एरिया है वो है अब्रोड, इंटरनेशनल जो है हमारा कॉन्सेप्ट। वहां से जो हमें इनकम्स आ रही हैं और जो इनकम्स हम उनको पे कर रहे हैं, इसके ऊपर इनफ डिस्कशन हो चुकी है लास्ट क्लास में, तो मैं अभी उस पर वापस नहीं जा रहा। आपको कोई डाउट होगा तो हम वहां से पिक कर लेंगे उसको। अब यहाँ पर क्योंकि लास्ट लेक्चर ड्रॉप हुआ था, मैंने कहा होगा यहाँ पे ऑलमोस्ट कि हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से लेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एनएफआई क्या है ये, जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड को आपस में माइनस करते हैं, सपोज हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मिली 100 और हमने फैक्टर इनकम टू अब्रोड दी 80, तो उसका नेट आ गया ₹20। अब ये ₹20 का क्या रोल है, हमने क्यों कैलकुलेट किया ₹20? बेटा बीच में लीव और ज्वाइन मत करो, कंसिस्टेंटली रहो, और कोई नेटवर्क इशू है तो कोई इशू नहीं। ₹20 जो है ये हमारा है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है बेटा कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना चाहते हैं तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो अर्निंग, और इसके ऊपर इनफ डिस्कशन हुई थी, याद है आपको, कि डोमेस्टिक इनकम 2 लोगों की है, एक विराट कोहली और एक सचिन रविंद्र। दोनों ही प्लेयर्स हैं, लेकिन दोनों पैसा कमाते हैं, और कहाँ कमाते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, चाहे एक पर्सन रेजिडेंट है और एक पर्सन नो रेजिडेंट है। तो अगर हम वहां तक की इनकम कैलकुलेट कर चुके हैं जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, वहां से अगर हमें नेशनल इनकम पे पहुंचना है, नेशनल इनकम में जाना है, तो हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी जो डोमेस्टिक इनकम से बाहर का पार्ट है। जो डोमेस्टिक इनकम तक का पार्ट है बेटा वो तो ले लिया हमने, अब डोमेस्टिक इनकम से जो बाहर का पार्ट है जिसको बोलते हैं अब्रोड, वहां की जो इनकम आई, रिसीव हुई,
वहां जो हमने इनकम पे की, रिसीव्ड माइनस पेड, फ्रॉम अब्रोड माइनस पेड टू अब्रोड, तो जो नेट आया वो अगर हम ऐड कर दें, किसके अंदर ऐड कर दें, डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में अगर हम NFI फ्रॉम अब्रोड, जो नेट है, नेट या तो फ्रॉम होगा या टू होगा, डिपेंड करता है कि फ्रॉम ज्यादा है या टू ज्यादा है, तो इसके दो नाम होंगे, देयर टू नेम्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो नेट पॉजिटिव है हमारा, और एक है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो नेट जो है वो नेगेटिव है वहां, क्योंकि पेड ज्यादा है, तो उस हिसाब से प्लस या माइनस होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। करने के बाद आंसर आ जाएगा नेट, सॉरी आंसर आ जाएगा नेशनल। तो इसकी इतनी एक हाँ जी, जो आपने माइनस और प्लस वाला पॉइंट बोला उसे फिर से कह दो। मैं फिर बेटा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी हमारी, देखो बीच में गैप है, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे टॉपिक ड्रॉप किया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, हमें जो फैक्टर इनकम्स अब्रॉड से आ रही हैं, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मैंने इसकी एग्जांपल्स दे दी थी आपको, इसके एग्जांपल में डाउट है सारा आपको कोई कि कैसे आती हैं, वो दूं? नो सर। वो जो आ रही हैं वो आ रहे हैं 100 रुपीज, और हम ऐसे ही फैक्टर इनकम पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, अमेरिका में है, तो अमेरिका के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब हम लोग अगर वेजेस, सैलरी पे कर रहे हैं फॉरेनर्स को, तो हम जब फॉरेनर्स को पे करेंगे तो वो हो जाएगा फैक्टर इनकम पे टू अब्रॉड, क्योंकि हम तो वहां पे एज इट इज इंडिया हैं, बट हमने पे किया फॉरेन को, फॉरेन के पर्सनस को, ऐसे हमने फॉरेन की बिल्डिंग का रेंट पे किया, कुछ भी, तो वो है पे टू अब्रॉड, ऐसे ही हमें भी मिलता है इंडिया में, जो पे किया वो 80 है, मैं से ये बोल रहा हूँ, और जो मिला वो 100 है, दोनों का डिफरेंस है 20 रुपीज, तो ये 20 रुपीज है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर उल्टा होता कि हमने पे किया है 80 और हमें मिला है 80 और हमने पे किया है 100, तो भी आंसर 20 रुपीज आता, बट अब जो 20 रुपीज आएगा, वो 20 रुपीज क्या होगा, वो क्या होगा बोलो? उसको बोलते हैं फैक्टर नेट, नेट, क्योंकि ये आंसर नेट पे आया, यहां 20 रुपीज भी नेट पे आया, तो ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि वो माइनस में है, ये नेट, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर मुझे और स्लो होना पड़ता है, आई हैव टू रिपीट। ये माइनस 20 रुपीज का मीनिंग क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ टू आ जाएगा, टू अब्रॉड, और यहां जो आएगा वो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये नेट का मतलब एक आंसर, दो चीजों का डिफरेंस, फैक्टर इनकम वही चार चीजों का जो नाम है, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, टू अब्रॉड के फ्रॉम अब्रॉड, अगर फ्रॉम है तो इट मीन वो पॉजिटिव आंसर है 20 रुपीज, टू है तो वो एक नेगेटिव आंसर है। अब आपको सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन करना पड़ता है जिसमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या बेटा, यही है, जब हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है, हमारी यूनिट का नेम क्या है, नेशनल इनकम, हमें फाइनली नेशनल इनकम पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक इनकम में जो अब्रॉड की इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो प्लस कर देंगे,
और जो टू अब्रोड है, अब वो या तो फ्रॉम है या टू है, या तो 20 पॉजिटिव है या 20 नेगेटिव है, तो हम प्लस या माइनस, या तो 20 प्लस होंगे या माइनस होंगे, वहां से हम निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे, नेशनल इनकम पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या डोमेस्टिक इनकम ऑलवेज ज्यादा होगी नेशनल इनकम से? ऑलवेज तो नहीं ज्यादा होगी। अगर डोमेस्टिक इनकम है 500 और नेशनल इनकम है 480, तो इसका मीनिंग क्या है? हम 20 प्लस करें कि माइनस कर रहे हैं? टेल मी। माइनस कर रहे हैं। उस केस में 20 रुपीज माइनस कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे जो नेट है वो नेगेटिव है। पर अगर 20 प्लस हो रहे हैं तो नेशनल इनकम 520 होगी। तो कभी ऐसा होता है कि डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है नेशनल से, और कभी नेशनल इनकम ज्यादा होती है डोमेस्टिक से। ये इस चीज पे डिपेंड है, इस फैक्टर पे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इसकी यही सिग्निफिकेंस है कि डोमेस्टिक इनकम में या तो ये प्लस होगा या ये माइनस होगा। प्लस माइनस होने के बाद ये हमें एक आंसर देगा नेशनल इनकम का। तो मैं ये समझा रहा था, जो सारा आपका डाउट आया था कि प्लस माइनस क्या है। डोमेस्टिक इनकम में प्लस करना है या माइनस करना है, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि हमारी नेशनल इनकम डोमेस्टिक से ज्यादा आएगी या कम आएगी, वो इस फैक्टर पे डिपेंड है। और ये फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। डिपेंड किस पे करता है कि रिसीव ज्यादा हुआ या पेड ज्यादा हुआ है। नाउ गॉट इट। चलें आगे। Yes, sir. क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी ऑन गोइंग था, तो मुझे लिंक बनाने के लिए अभी इस पे काम करना पड़ा। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे कहीं थे, ठीक है। तो अब लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर आपस में लिंक हो जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको कोई गैप नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम में आते हैं, और ये ना पूरा टेक्स्ट मैटर है, ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ना है, बस हमें एक बार पढ़ के छोड़ देना है। इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये कुछ भी नोट्स में लिख के दूंगा मैं आपको, नोट्स बहुत ही क्लैरिटी के लिए होंगे कि जो चीज़ हमें याद करनी है। अभी आपको इशू नहीं किए इस चैप्टर के नोट्स, फर्स्ट चैप्टर के ओनली इशू किए। NFI कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नोट्स अभी भी इशू नहीं किए करवाए हैं वो ले लीजिए ऑफिस से। जिन्होंने लेटर ऑन ऐड, जो बाद में ज्वाइन किए जिन्होंने इकोनॉमिक्स ग्रुप को, एक और नोट्स ले लें फर्स्ट चैप्टर के, और साथ में रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये हमने आपको समझा दिया कि पॉजिटिव कब होगा? जब फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, पे टू अब्रॉड कम है। बस ये सारी बातें ना हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स में काम आनी है, एज ए थ्योरी में याद नहीं करनी, हमें सिर्फ समझनी है एक बार। गॉट इट। और NFI नेगेटिव कब होगा? जब फ्रॉम अब्रॉड कम है और पे टू अब्रॉड ज्यादा है, ये तो समझाई दी आपको। और जीरो कब होगा? जब दोनों इक्वल है। तो ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कंटेंट्स क्या है बेटा? कंटेंट्स वही हैं। पहला कंटेंट है वेजेस एंड सैलरी। लेकिन अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा, वेजेस एंड सैलरी का बेटा एक नया नाम है COE। क्या बोला एवरीवन? बोलो। COE कॉम्पनसेशन ऑफ, यस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ टू लिखे, यहाँ ऑफ भी कर सकते हैं हम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो एम्प्लॉइज का कॉम्पनसेशन है वो है वेजेस सैलरी। तो जो हम नॉर्मली पहले बोलते थे वेजेस एंड सैलरीज, उसे हम टेक्निकल नेम क्या देंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बट अभी इस टॉपिक को यहाँ से नहीं पढ़ना, ये चैप्टर नंबर 4 आएगा बेटा आपका। आज हमें चैप्टर नंबर 3 पे जाना है इस क्लास के बाद। चैप्टर नंबर 4 आएगा, वहां पे आएंगे 3 मेथड्स। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ने हमें यही बताया था। तो इनकम मेथड में ये कंटेंट्स आएंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो हो गया वेजेस सैलरी। हाँ, कोई डाउट है किसी का इन बिटवीन? कोई पूछ रहे? एनी ऑफ यू? अनम्यूट किया था किसी ने अभी माइक? सो बताओ बेटा, कोई डाउट है? सो वो COE का फुल फॉर्म पूछना था, पता लग गया था। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो हम आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करेंगे, आपके लिए बड़ा सिंपल सा वर्ड हो जाएगा COE।
मीन्स जिसमें वेजेस सैलरी आएंगे सारी। लेकिन वेजेस सैलरी के कई टाइप्स होते हैं, इन कैश, इन काइंड, बहुत कुछ होता है, रिटायरमेंट पेंशन, बोनस, वो सब इसके अंदर आएगा। ये या तो हम पे कर रहे हैं अब्रॉड को या हमें मिल रहा है। इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन चैप्टर 4 में करेंगे। नेक्स्ट है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है, प्रॉफिट, और प्रॉपर्टी से क्या मिलता है, आर फॉर रेंट। रेंट। एक और आर है बेटा, आर आर आर, थर्ड आर नहीं है फिर तो एक मूवी, रॉयल्टी। हाँ रॉयल्टी, ट्रिपल आर होता तो शायद किसी मूवी का नहीं बन जाता। आर रॉयल्टी, आर रेंट, आई फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आगे के फ्यूचर में इस नाम से एक मूवी बनेगी ट्रिपल आर के नाम से। सो अब यहाँ पे है प्रॉपर्टी में रेंट, इंटरेस्ट। अब प्रॉपर्टी इनकम इनकम क्यों बोलते हैं बताओ भाई, यस टेल मी। बिकॉज जो रेंट है वो लैंड के अगेंस्ट मिलता है, तो लैंड हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट है। इंटरेस्ट जो मिलता है वो मनी के अगेंस्ट मिलता है, मनी भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसा है, बिल्डिंग है, तो मैं बिल्डिंग को रेंट पे दे सकता हूँ, पैसे को लोन पे या बैंक में एफडी के तौर पे या शेयर मार्केट में कहीं भी लगा सकता हूँ। वहां से मुझे एक इनकम होगी जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। तो रेंट, रॉयल्टी। अच्छा रॉयल्टी कौन सी एसेट्स के ऊपर है, जो जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम्स, डिजाइन, फॉर्मूला, इन सब चीजों को भी हम किराए पे दे सकते हैं। मैंने एक चीज इन्वेंट की, अब मैं घर बैठ के कुछ भी इन्वेंट कर रहा हूँ, कुछ भी फॉर्मूला बना रहा हूँ, और उसका एक पेटेंट ट्रेडमार्क ले लूंगा, और फिर मैं वो आगे किसी कंपनी को रेंट पे दे दूंगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। आज तो एक प्रॉपर्टी से रही है ना, है तो वो मेरी प्रॉपर्टी, चाहे वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, दिख रही है बिल्डिंग, लैंड, या इनटेंजिबल है जो नहीं दिख रहा, लाइसेंस है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फॉर्मूला है जो मैंने डेवलप किया है। साइंटिस्ट यही करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं, जो डेवलप करती हैं फॉर्मूलाज, फिर वो आगे उसको पेटेंट करा के रेंट पे देती हैं, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं बेसिकली। तो रेंट और रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये सब चीजें जो हैं वो किसी भी बिजनेस का प्रॉपर्टी इनकम है। और प्रॉफिट जो वर्ड है, प्रॉफिट को हम डिविडेंड भी कहते हैं। तो डिविडेंड जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप इनकम है। तो हम जब आज तक इनको बोलते रहे ना, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, तो आज इनके टेक्निकल नेम समझ आ गए। वेजेस सैलरी किसका पार्ट बन जाएगी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि हम ये एम्प्लॉइज को देते हैं। एम्प्लॉइज का ये क्या है, रिवॉर्ड है। अगर एक एम्प्लॉय हमारे पास जॉब कर रहा है तो हम उसको वेजेस सैलरी देके उसका रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से इनकम हुई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप मींस बिजनेस, यू आर डूइंग ए बिजनेस, तो वहां से आपको मिला प्रॉफिट या डिविडेंड। तो ये हम या तो पे कर रहे हैं अब्रोड को या उनसे हमें आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास जब, एक्सक्यूज मी। हाँ एक मिनट, जब लास्ट क्लास ओवर हुई थी तो मैंने से जस्ट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रोड या टू अब्रोड का मीनिंग पढ़ा था और कुछ डिस्कस किया था, लेकिन कंटेंट्स की बात डिटेल में नहीं हुई थी। हाँ जी, क्या डाउट है? सर डिविडेंड और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? कुछ भी होता है, दोनों सेम ही होते हैं। जैसे नॉर्मल बिजनेस में प्रॉफिट कह देते हैं और कंपनीज में इसको डिविडेंड कहते हैं। सपोज आपने पैसा किसी कंपनी में लगाया, तो कंपनी आपको प्रॉफिट डिवाइड करके देगी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एक पर्सन को नहीं मिलता। से सपोज मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, और मेरी कंपनी के पास 1000 शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर समझते हो ना, किसी कंपनी के जो, जिनके पास कंपनी का, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। सपोज 1000 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की है। अब कंपनी को जो प्रॉफिट होगा 1 लाख का, वो प्रॉफिट वो डिवाइड कर देगी 1000 पीपल में। जब 1000 पीपल में डिवाइड करोगे तो हर एक पर्सन को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज किसका पार्ट है बेटा, प्रॉफिट का पार्ट है। तो प्रॉफिट के पार्ट को बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन अगर अगर सपोज ये एक सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड का मीनिंग कि सिर्फ मेरा बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, तो ये 1 लाख मुझे मिल जाएगा। तो हम 1 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, 1 से, 1 से, क्योंकि मेरा ही है सिर्फ, आई एम ओनली द ओनर एट द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट को होने वाला सारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा, तो उसको प्रॉफिट बोल देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, आम बिजनेस के अंदर जहां पर एक बिजनेसमैन है, एक ओनर है, या 2 ओनर्स हैं, या 3 ओनर्स हैं, मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज को यूज नहीं करता इकोनॉमिक्स में,
अदरवाइज अकाउंट स्टूडेंट को ये समझाने की जरूरत नहीं है पार्टनरशिप क्या होती है, सोल ट्रेड क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर हम अकाउंट्स को साइड पर देते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ ये चीज़। बट आप सब लोग समझते हो इस बात को, एक ओनर है तो प्रॉफिट है, अगर 2 या 3 ओनर्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, तो भी वो प्रॉफिट है। लेकिन जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं, तो कंपनी में हज़ारों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रॉफिट को जब डिवाइड करके देते हो तो वो डिविडेंड है, और ओवरऑल उसका जो फिगर है वो प्रॉफिट है। दोनों का मीनिंग सिनोनिम्स है आपस में, और कुछ नहीं है। सो ये हो गया 2 चीज़ें। थर्ड है नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर दोनों क्लियर है एवरीवन? कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज, वेजेस सैलरी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप। ये इन वर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है बेटा। मैं ये सब जो आपको करवा रहा हूँ लास्ट 10 लेक्चर से, ये सब नॉलेज में जाएंगे, याद कुछ नहीं करना है हमें। नेट रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? अब प्रॉफिट का एक पार्ट जो हम डिवाइड नहीं करते शेयर होल्डर्स में, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कंपनी क्या करेगी, इस 1 लाख रुपीज में से 20,000 रिटेन कर लेगी। रिटेन का मतलब होता है रिजर्व्स। कंपनी अपनी बुक्स में रिजर्व्स बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई अमंग द ओनर, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स, कंपनी ने या बिजनेस ने उस पैसे को अपने पास रख लिया, इसे आम लैंग्वेज में बोलते हैं रिजर्व्स, और टेक्निकली बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो बाकी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया बेटा हमने, बोलो? वो 80,000। अब आप समझ जाओगे जो सारा का डाउट था, दैट वाज वेरी जेन्युइन डाउट, और अब आपको वो समझ आएगा कि उसका जो डाउट था वो इससे रिलेटेड है। अब 80,000 को बोलेंगे डिविडेंड, और 1 लाख को बोलेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट एज ए डिविडेंड डिवाइड हो रहे हैं, और एक पार्ट हम कंपनी में ही रख रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप इनकम का मतलब है जो प्रॉफिट आपको एज ए डिविडेंड मिल गया, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कंपनी में पैसे लगाए एज ए शेयर होल्डर, तो फिर मुझे जो मिला वो प्रॉफिट का वो पार्ट है जो मुझे मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड, डिवाइड हो चुका डिविडेंड। लेकिन एक पार्ट अभी भी कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी ने तो अर्न किया था बट उसने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। अब ये किस चीज का, अब जब नेट वर्ड आ जाएगा तो नेट वर्ड में बेटा हमेशा 2 चीजें होंगी, डिफरेंस बिटवीन द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज लोकेटेड अब्रोड, retained earnings of non-resident companies located within the domestic territory। अब इस लाइन को समझ के क्या कोई कुछ आंसर दे सकते हैं? यस सर, मुझे समझ आ गया। सर रिटेन अर्निंग्स और जो रखते हैं वो, उसमें कोई फर्क तो नहीं है? किस में बेटा रिटेन अर्निंग और दूसरा तो रिजर्व दोनों सेम ही है? किस में दोनों में? आप वर्ड तो एक ही बोल रहे हो। सर रिटेन अर्निंग्स एंड रिजर्व दोनों बिजनेस अच्छा, अपने ये पास कह रहे रखते हैं इन फ्यूचर। हाँ हाँ, इसके 3 नाम है बेटा, 3 भी क्या 4-5 नाम है। देखो, फर्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग, सेकंड है कॉर्पोरेट रिजर्व्स, रिजर्व्स का मीनिंग कॉर्पोरेट रिजर्व्स, कंपनीज की बात यस करो ना। सर। थर्ड है कॉर्पोरेट सेविंग्स, जो पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया, सेविंग्स। फोर्थ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 4 नेम हो गए इसके, एक आधा और आ जाएगा दिमाग में, ये 4 तो चलती हैं, रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट रिजर्व्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 4 नेम जो हैं एक ही चीज के हैं, वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने पास रख लिया। अब ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर, ये किस चीज का डिफरेंस है? जो रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रोड हैं, मींस हमारी इंडिया की कुछ ब्रांचेस, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी की जो ब्रांच फॉरेन में है, अब्रोड में है, उनके पास रिजर्व्स पड़े हैं अब्रोड के अंदर। ऐसे ही कुछ अब्रोड की कंपनीज होंगी जो इंडिया में है। मान लो माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट तो इंडियन ब्रांड नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ब्रांचेस हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनी हुई हैं,
उनके पास रिजर्व्स पड़े हैं। तो एक प्रॉफिट जो हमारी इंडियन रेजिडेंट कंपनी कमा रही है अब्रॉड से, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा अभी, वो अब्रॉड में पड़ा है, कंपनी के अंदर ही पड़ा है। एक अब्रॉड की कंपनी इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच खोल के कमा रही है, और लेकिन वो लेकिन जा रही है, वो इंडिया में पड़ा हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस होते हैं नेट रिटेन अर्निंग। वैसे ये पॉइंट प्रैक्टिकली कहीं यूज नहीं होना है, जस्ट इन्होंने कंपोनेंट्स बना दिए। अल्टीमेटली प्रॉफिट का पार्ट है बेटा ये, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग जो है रेफर्स टू दैट प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होते हैं? जो कंपनी इनकम टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। अब से कंपनी ने कमाया 1 लाख, मैं थोड़ा सा आगे समझाता हूँ इसको। अब ये लाइन है ना एक, हम इस लाइन को भी छोड़ नहीं सकते, हो सकता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद आपको होमवर्क में इसका पूरा मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट दूंगा करने के लिए। आप देखिए ध्यान से बेटा, सपोज मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, ये मेरा प्रॉफिट है 120। मैं कोई भी कंपनी हूँ, मैंने इसमें से 20,000 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट का शेयर। गवर्नमेंट कहती है हमें हमारा शेयर दे दो, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मीन्स कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगता है, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं इनकम टैक्स। बट कंपनीज के लिए बात हो रही है, कंपनीज में सारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया, जो बिजनेस जहाँ पे भी हो रहा है, जिस भी फॉर्म में हो रहा है, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे देंगे, वो देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो है 1 लाख। मैं इस 1 लाख की बात कर रहा था, तो मैंने टैक्स की बात आपसे नहीं की। बट ऑब्वियसली जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अमंग द शेयर होल्डर्स, तो वो कौन सा इनकम होगा? व्हाइट मनी होगा या ब्लैक मनी होगा? बताइए, वो दोनों में क्या डिफरेंस है ब्लैक और व्हाइट मनी में? तो ब्लैक मनी वो है जिसपे टैक्स नहीं दे रखा, और व्हाइट मनी है जो टैक्स से बाद आती है। हाँ, दोनों ही अर्न की जाती है, बट जो पैसा, जिस पैसे के ऊपर मैंने टैक्स नहीं दिया वो ब्लैक मनी है। तो ऑब्वियसली कंपनी से ऐसा होगा नहीं, कंपनी तो प्रॉपर हर चीज का टैक्स देगी, 1-1 रुपए का टैक्स देने के बाद, 1 मिनट पास, टैक्स देने के बाद जो भी 1 लाख बचेगा, तो ये 20,000 का टैक्स देने के बाद हमारे पास अब आ गया व्हाइट मनी 1 लाख। अब इस 1 लाख के दो पार्ट करने हैं। 20,000 रुपीज मैंने क्या किया? रिटेन कर लिया, तो 80,000 मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब इस 20,000 की बात हो रही है कि 20,000 क्या है? ये किसके बाद आया? एक जो हमने गवर्नमेंट को दे दिया टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, उसी इनकम टैक्स का नाम क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा बेटा हमने जो शेयर होल्डर को बांट दिया, यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स खड़े हैं, एस लिख दूं, SH, शेयर होल्डर्स, उनको हमने डिविडेंड दे दिया। तो हमारी लाइफ में दो लोग इंपॉर्टेंट हो गए। वन इज कंपनी की लाइफ में दो लोग इंपॉर्टेंट हो गए। वन इज गवर्नमेंट, जो हमें इंफ्रा प्रोवाइड कर रही है, जो हमारी सेफ्टी। आज जो हम देखो, आज जो है टुडे इज 10th ना, 10th में 9 और 10 आज यस सर, 10th में ना। तो आज मैं ये चीज डाल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, सो दैट आगे फ्यूचर में भी याद रहेगा। जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर रिकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे आप लोग लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ऐसे नेक्स्ट ईयर जो बैच आ रहा है 12th में, वो आपकी रिकॉर्डिंग्स को देखेगा। तो इस टाइम इंडिया पाकिस्तान का जो भी वॉर चल रहा है, जो भी स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम, वट तो पुलवामा के पास बाद जो चीज़ हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो चीज़ें गवर्नमेंट, जिस कारण से हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, ये वही पैसा है बेटा, जो टैक्स है। नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं? टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं, हम टैक्स बचाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते नहीं है, हमें लगता है कि वो टैक्स हम बचा लें। लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही है, तो अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ हो, हमारे पास बेटर चीज़ें हो, टेक्नोलॉजी बेटर हो, ठीक है, या हमारे पास एवरीथिंग जो वॉर में यूज़ होने वाली है, वो कैसे आएगा बेटा? वो पैसा इसी से तो आना है। यहीं से गवर्नमेंट ने वो पैसा, मीन्स टैक्स का पैसा जो आपने गवर्नमेंट को दिया है, उसमें उसका एक बड़ा सेगमेंट डिफेंस पे खर्च किया है, जिस कारण से आज हम सेफ हैं। तो इसलिए हमारी कंपनी की लाइफ में दो लोग ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक गवर्नमेंट जो हमें सेफ्टी, डिफेंस, इंफ्रा प्रोवाइड कर रही है,
उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम 2 दिन भी नहीं जिंदा रह सकते उसके बिना। सेकंड, वो पर्सन जिसने पैसा लगाया कंपनी में, शेयर होल्डर, तो कंपनी को अपना पैसा इन 2 लोगों में डिवाइड करना है। एक हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स, एक हमने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। अब इन दोनों को देने के बाद जो बचा कंपनी के पास, उसे क्या बोलेंगे? बोला एवरीवन, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग किसके बाद है? विच इज केप्ट आफ्टर रिजर्व्स एंड टैक्स। नाउ यू मे आस्क एन डाउट। एनी ऑफ यू? पार्थ कुछ पूछ रहे थे? सर यस सर। सर ब्लैक मनी को अनअकाउंटेड फॉर मनी बोल सकते हैं? अनअकाउंटेड? सर जो मनी अनअकाउंटेड, जैसे ब्लैक मनी कैन बी रेफर टू एज द अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। यस बेटा, इसको ऐसे बोल सकते हैं? अनअकाउंटेड मनी तो है ना वो, क्योंकि वो शो ही नहीं होती कहीं पे। अब मान लो हमारी इंडिया की, मान लो हम कहते हैं कि हमारी इंडिया की नेशनल इनकम है 580,000 करोड़, मतलब ऐसा बोलते हैं। अब ये वो मनी है जो शो हुई है, जो टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स पे किया गया है। बेटा इसका 10 गुना हो सकता है वो मनी जिस पे टैक्स पे नहीं किया गया। हमारी इंडिया के अंदर जितने भी छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका एक साल का प्रॉफिट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, वो तो टैक्स देते ही नहीं है, वो तो शो ही नहीं करते हैं उस चीज को कभी भी। तो इसलिए Yes, sir. हमारी इंडिया की नेशनल इनकम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो नेशनल इनकम इतनी कम कैसे हो सकती है, राइट? तो सर जो ये ब्लैक मनी है वो यूजुअली, जैसे मतलब इसमें क्या, जैसे सारा ब्लैक मनी हमेशा कैश ही होता है कि कभी कभार बैंक से भी हो सकता है, बैंक ट्रांसफर भी माना जा सकता है? किसके ऊपर? ब्लैक मनी पे? ब्लैक मनी हमेशा कैश में ट्रांसफर किया जाता है कि बैंक ट्रांसफर भी बोल सकते हैं? नहीं बेटा, Yeah. बैंक का तो नाम मत लो ना। ब्लैक मनी में बैंक तो कैसा रहेगा? बी फॉर ब्लैक है, बी फॉर बैंक है, वो उतना ही सिमिलर है बस। जो पैसा बैंक में है वो ब्लैक मनी का पार्ट नहीं है, वो ऑलवेज वो पैसा है जो हम शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बैंक में वैसा डालकर किसी हवाला के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी से, वो क्रिमिनल चीजें, वो मतलब कि वो इलीगल ट्रांसफर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं। जब वो पकड़ी जाती हैं तो उस पर टैक्स लग जाता है। अब वो, Yes, sir. अब जो चीज पकड़ी नहीं गई तो फिर टैक्स नहीं लगा, वो चाहे निकल गया पैसा ऐसा। लेकिन आप मान के चलो कि बैंक के थ्रू जो ट्रांसफर हुई है वो टैक्स में आ जाएगी अपने आप ही, आज नहीं तो कल, सूनर लेटर वो चीजें टैक्स का पार्ट बन जाएंगी। इसलिए जो ब्लैक मनी है वो ऑलवेज कैश में रहती है और वो अनअकाउंटेड है, Yes, sir. ठीक है। सर तो कैश थोड़ा मतलब जैसे डेंजरस मेथड नहीं, मींस नहीं हुए एक्सचेंज का? वो तो है ही, वो तो है ही बेटा। जो कैश है वो डेंजरस ऑलवेज है, क्योंकि कैश कहीं काउंटेड ही नहीं होगा। जो आप जो ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे हो वो काउंटेड ही नहीं है कहीं पे, जब तक कि उसको आप शो ही नहीं करते। पर इसमें ऐसा नहीं, बहुत कुछ है इसके अंदर बेटा, वो पूरा एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट ना। Yes, sir. मान लो पार्थ मुझे 20, म्यूट कर लो, पार्थ मुझे 20,000 का फीस दे रहा है कैश में, और मैं उसकी रिसीट दे रहा हूँ आपको और उसे शो कर रहा हूँ अपनी बुक्स के अंदर, मैं उसके एक एंट्री बना रहा हूँ, उसको शो कर रहा हूँ, तो फिर वो कैश काउंटेड हो गया। ऐसा नहीं कि बैंक में जो चीज होगी वही काउंट होगी, वो कैश भी काउंटेड है, लेकिन वो कैश शो होना चाहिए। अगर पार्थ ने जो 20,000 फीस दी है वो मैं कहीं दिखाता ही नहीं हूँ, फिर वो शो नहीं हुई, देन इट बिकम्स माई ब्लैक मनी। अगर मैं उस इनकम को दिखाता हूँ और उस इनकम के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ, उस पर टैक्स पे करता हूँ, तो गवर्नमेंट या वाइट ब्लैक मनी का लिंक कैश या बैंक से बिल्कुल भी नहीं है। कैश फॉर्म है या बैंक फॉर्म है, बैंक में तो कैश ही पड़ा है, और क्या पड़ा है बैंक में। पॉइंट है कि आपने जिस चीज को शो किया है वो वाइट मनी है, जिसे शो नहीं किया वो ब्लैक मनी है, बस सिंपल ही है। और ज्यादातर जो ब्लैक मनी है वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होती है, वन ऑफ द एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं बट एक मेजर एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी। Yes, sir. क्योंकि Thank you, sir. जितना भी कैश है वो प्रॉपर्टी में लगा दिया जाता है जो अनकाउंटेड है। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 1 करोड़ की, क्योंकि उसकी जो गवर्नमेंट वैल्यू होती है वो 30, 40 या 50 लाख होती है, 40 लाख कह लो, तो 40 लाख तो वाइट होता है, बाकी 60 लाख ब्लैक होता है, तो वो 60 लाख उसमें चलता है। फिर प्रॉपर्टी बेच दी, खरीद ली, तो
वही चल रहा है आजकल, जो शो हो रहा है वो बेच है। ठीक है, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। जिस चीज का कोई भी डाउट आ रहा है पूछते रहिए, उसमें से जो भी कंसर्न निकलेगा मैं समझा दूंगा। नेट फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर 3 कंटेंट आ गए, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सीओई, प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप इनकम और रिटेन्ड अर्निंग, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर तो बहुत कुछ अभी नेशनल इनकम स्टार्ट भी नहीं हुआ, इतना है ये नेशनल इनकम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है बेटा, हमें 1 मंथ हो गया पढ़ते हुए नेशनल इनकम। बीच में इंडियन गवर्नमेंट चली, लेकिन नेशनल इनकम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो 1 मंथ में जो किया हमने वो जस्ट इसका इंट्रो पार्ट था। अब ये चीजें हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, केस 1 2 3, आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, आप एक बार देख लीजिए। जस्ट रीड आउट दिस पार्ट्स, केस 1 2 3 4 डन है। चलिए आगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सारा, सर इसके ऑल्टरनेट नेम्स भी हो सकते हैं किसके? सर? जैसे आपने फैक्टर इनकम का मैं ब्रॉड लिखा, तो ये इसको कुछ और भी चेंज करके लिख सकते हैं वेस्ट फॉर्म में? नहीं बेटा, यही रहता है इसका नाम। फैक्टर इनकम तो फैक्टर इनकम ही है, और जो ओके सर। फैक्टर इनकम नहीं है उसका नाम है ट्रांसफर इनकम, जिसके ऊपर लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा। हाँ जी सर। बस हमें देखना कि फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, टू अब्रॉड कितनी है। अगर फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और टू अब्रॉड कम है तो 200 रुपीज क्या हो गया हमारा नेट पॉजिटिव। और अगर फ्रॉम कम है और टू अब्रॉड ज्यादा है, पे ज्यादा किया मिला कम, जो कि इंडिया का हमेशा होता है, राइट। इंडिया का हमेशा फ्रॉम अब्रॉड कम है, रिसीव कम होता है हमें, और पे हम बहुत करते हैं, टू अब्रॉड ज्यादा है, तो डिफरेंस इज 370। तो 4 फैक्टर इनकम से वही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, इसे हम रिसीव भी करते हैं अब्रॉड से और हम पे भी करते हैं अब्रॉड को, लेकिन पे ज्यादा करते हैं हम। अगर वो टू अब्रॉड है तो यहाँ ये रखना बेटा, केस 3 के अंदर समझाया जा रहा है, ये सारी बातें न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली हैं। और अब जैसे जैसे हम थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं ना, न्यूमेरिकल आपके लिए इजी होते जा रहे हैं। एक बार मैंने पंगा लिया था स्टूडेंट्स की डिमांड पे कि सर पहले न्यूमेरिकल करवा दो, स्कूल में न्यूमेरिकल्स हो गए समझ नहीं आ रहे, और मैंने न्यूमेरिकल पहले स्टार्ट करवा दिए। बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हर न्यूमेरिकल के बीच में रुकना पड़ता था। स्टूडेंट बोलते सर ये है क्या फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या है, नेट फैक्टर इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, कुछ आता तो था नहीं उनको। उन्होंने रिक्वेस्ट करके जबरदस्ती मेरे से स्टार्ट करवा लिया न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, वो बस एक 25 ईयर्स में एक बैच था जिनकी डिमांड पे स्टार्ट किया गया, और फिर उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि हर एक वर्ड को समझाना पड़ता था, न्यूमेरिकल पे फोकस होता ही नहीं था। बट वो एक पार्ट छोड़ देते तो वहाँ से डिसाइड हुआ कि कभी भी न्यूमेरिकल पहले स्टार्ट नहीं होंगे, स्टूडेंट जितना मर्जी कहते रहे, पहले थ्योरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जैसे ही हम थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे बेटा, आप देखना न्यूमेरिकल आपके लिए उतने ही सिंपल होते जाएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का एग्जाम में तो न्यूमेरिकल ही आना है, ये कुछ नहीं आना जो हम पढ़ रहे हैं। 2 महीने जो मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें से एक भी वर्ड आपको नहीं आएगा। जो भी मैं आपको 2 मंथ्स में थ्योरी करवाऊंगा उसमें से एक भी वर्ड नहीं आएगा। हमें जो आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे एग्जाम में, मैं आपको कॉल करता हूँ, अभी क्लास चल रही है, तो उस न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थ्योरी में मुश्किल से क्वेश्चन आने हैं, तो जब हम आपको न्यूमेरिकल में समझाएंगे बेटा, क्या समझाएंगे कि जब फैक्ट इनकम टू अब्रॉड दिया हो वो 150 नहीं है, वो क्या है, बोलो सब लोग, वो क्या है बेटा, ये 150 क्या है, -150 है। तो अब्रॉड नहीं मैं ही बोल रहा हूँ, अगर, हाँ मैं ही पूछ रहा हूँ, नेगेटिव 150। यस यस ये बोल रहा हूँ, अगर लिखा हो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो वो 150 नहीं है, वो क्या है, -150 है। तो हम बोलते हैं तुम नहीं रहे, तुम बदल चुके हो ना। तो वो 150 नहीं है, दिख रहा है 150, लेकिन वो 150 नेगेटिव है।
आपका फ्रेंड अब आपका फ्रेंड नहीं रहा है ना, चेंज हो गया वो। और जो 150 नेगेटिव दिख रहा है वो नेगेटिव नहीं है, वो क्या है, पॉजिटिव। तो जो कभी फ्रेंड हुआ करता था, अच्छा लगता था, वो हमारे लिए नेगेटिव हो गया, और जिसको हम बुरा समझते थे, नेगेटिव समझते थे, अब वो पॉजिटिव हो गया। ये ना टू और फ्रॉम का लिंक है बेटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर लिखा हो तो वो आपके लिए 150 कभी है ही नहीं, क्योंकि टू का मतलब है हमने पे ज्यादा किया है, तो आपके लिए वो -150 है। चाहे वो 150 लिखेगा, लेकिन आपने उसको -150 लिखना है, उसको आपने माइनस मान लेना है। और अगर वो लिखता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -150, तो आपके लिए वो 150 पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पॉजिटिव कैसे हो गया बेटा, बताओ। बिकॉज सर क्योंकि जितनी पे की उतनी आ गई। नहीं वो नहीं बेटा, नहीं वो नहीं, टू अब्रोड जहां हम देखेंगे ना, वहां हमारे लिए वो नेगेटिव का साइन बन जाएगा। अब माइनस के आगे अगर 150 लिखें तो वो -150 बन जाएगा। एक सिंपल मैथमेटिक बात है, ये वैसे न्यूमेरिकल्स में मतलब हमने पे नहीं की हमको। नहीं सारा वो नहीं है कुछ भी। हम नेट निकाल चुके हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, सॉरी आई वाज रॉन्ग, मैं नेट वर्ड यूज कर रहा था। एक मिनट मैं समझाता हूँ, ये नेट वर्ड नहीं है, मेरे माइंड में नेट चल रहा था। आई रिपीट अगेन, केस 3 के अंदर लिखा है फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब हमारा अब आंसर क्या है नेट का। नेट आई थॉट कि यहाँ नेट लिखा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी आगे आएगा। अगर मान लो लिखा है फैक्टर इनकम टू अब्रोड बेटा, तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड कैसे निकालेंगे हम, क्या फॉर्मूला है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला क्या है। वेट करो थोड़ा ठीक हो जाएगा स्क्रीन अभी। बोलो नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला क्या है, चाहे फ्रॉम अब्रोड हो या टू अब्रोड हो, बोलो। डोमेस्टिक इनकम प्लस एमएफआई। नहीं बेटा, नेट फैक्टर इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है। सर फ्रॉम -2। यस फ्रॉम -2 अब्रॉड -2 अब्रॉड। यस फ्रॉम -2, हम शॉर्टकट बना लेते हैं ना, फ्रॉम -2। अब हमें नेट फैक्टर इनकम निकालनी है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो हमें मिली वो ले लेंगे, दूसरा फैक्टर इनकम टू अब्रोड जो हमने पे की वो माइनस कर देंगे। तो जो फ्रॉम अब्रोड है वो है 0, हमें गिवन नहीं, अगर वो गिवन नहीं तो हम उसको क्या मानेंगे 0। और टू अब्रोड कितनी है 150, तो आंसर कितना आएगा -150। मैं इससे पहले जो समझा रहा था वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये तो एक सिंपल चीज है कि फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, फ्रॉम अब्रोड नहीं दिया, जो नहीं दिया वो 0 मान लो। तो फ्रॉम अब्रोड 0 है, टू अब्रोड 150 है, तो माइनस करके क्या आ जाएगा -150। दूसरा केस है फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया -150, अब फ्रॉम अभी भी दिया हुआ, जब फ्रॉम नहीं दिया तो फ्रॉम को 0 मानोगे, फ्रॉम इज 0, और टू अब्रोड दिए -150। अब मैथमेटिकली क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस, तो नेट का आंसर क्या आएगा 150। तो सिर्फ यहाँ पर ये पूरा जो लेक्चर फ्रेम हो गया आज हमारा, वो हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड पे, जिसको लास्ट क्लास में ड्रॉप किया था। तो ये हम अब समझ चुके हैं, दो कंटेंट हैं, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड। जानवी बीच में लीक कर दिया आपने। तो फ्रॉम अब्रॉड अगर दिया हो तो उसमें से टू अब्रॉड माइनस कर देंगे, लेकिन अगर फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, या कह लो कि हमारी कंट्री का फ्रॉम अब्रॉड कुछ है ही नहीं, हम इतने नालायक हैं कि हमें कुछ मिलता ही नहीं अब्रॉड से, टू अब्रॉड तो है लेकिन फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, तो फ्रॉम अब्रॉड को 0 मान लेंगे। और टू अब्रॉड या तो पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव दिया है। अगर 150 पॉजिटिव दिया है तो 0 में से 150 माइनस करके -150 आंसर आएगा, गॉट इट ना। और अगर 150 माइनस में दिया है तो -150 में से जब माइनस करोगे 0 माइनस -150 तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये जस्ट मैथमेटिकल बात है, इसको ज्यादा वैल्यू मत करो, आपको ये चीज ऑलरेडी आती है। 0 माइनस 150 -150, 0 माइनस -150 पॉजिटिव 150। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है बेटा, ये फॉर्मूले का माइनस है। फॉर्मूला बन गया ना हमारा फ्रॉम -2,
ये वो माइनस तो फिक्स है, आगे जो फिगर है ब्रैकेट में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये उस बात पे डिपेंड करता है। तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स में हम करेंगे, बट डिस्कशन से क्या होगा ना, माइंड ओपन होगा। मेरा सिर्फ एक ही काम है 2 मंथ्स में, नेशनल इनकम को लेके आपका माइंड ओपन करना। कहीं ना कहीं मुझे अब 2 आवर्स की क्लास की नीड होगी इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि 2 आवर्स हमारी डेफिशिएंसी में चल रहे हैं। जितना मेरा कैलकुलेशन है, एवरी मंथ एक कैलकुलेशन रहती है मेरे लैपटॉप पे कि इस मंथ के एंड पे कितना सिलेबस होना चाहिए, मैक्रो का और इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी का अगर पीछे चल रहा है तो निधि मैम की क्लास एक्स्ट्रा लगवाई जाएगी आपकी। हमें हर एक मंथ के एंड पे इवेल्यूएट करना है अपने आप को, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते ना, ज़्यादातर केस में टीचर्स स्टूडेंट्स करते नहीं है, तो नवंबर के एंड पे जाके डिक्लेयर होता है कि अभी सिलेबस ओवर नहीं हुआ। दैट्स ऑलवेज अनप्रोफेशनल। जब नवंबर के एंड पे सिलेबस नहीं खत्म होता, हाँ ठीक है 5-10 दिन ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट शुड बी ओवर। तो हमें इवेल्यूएट करके करना पड़ेगा, तो इसलिए नवंबर के एंड तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत अभी कुछ रहता होगा तो दिसंबर में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। नवंबर तक हमारा अटेम्प्ट होता है, तभी बीच में एक्स्ट्रा क्लासें लगती रहेंगी आपकी। अब यहाँ से बेटा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स। ये आज आपका होमवर्क है, बीच में क्योंकि गैप भी रहा तो मैंने आज की क्लास उस पर डेडिकेट कर दी। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट है। वैसे मेरा आइडिया था कि मैंने तो वैसे 3rd चैप्टर स्टार्ट करना था आज, बट एज पर योर डाउट्स एंड रिवीजन हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करके चैप्टर को कर लिया। आगे जो ये चैप्टर मिलेगा आपको, दैट्स टोटली, अब आपके जो चैप्टर आगे 3rd एंड 4th बेटा, वो टोटली न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करने के बाद एक लेवल पे मैंने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करवा दी थी आपकी, बट अगर वो कंटिन्यू होती तब भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि अब जो 3rd और 4th चैप्टर मिलेगा हमें वो न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स का बेस थ्योरी रहेगा। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर हमने ओवर किया है, चैप्टर 2 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और आपको आज ये करना है बेटा, ये पीडीएफ मैंने दोबारा शेयर कर दिए आपके ग्रुप में, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन अगर आपने अभी तक रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। रिकॉर्डिंग्स देखे बिना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ना आगे समझ आएगा ना ये समझ आएगा। इसलिए ज़्यादा नहीं होती रिकॉर्डिंग्स, जितनी भी हैं उनको एक बार खत्म करो, सो दैट आपका बैकलॉग मैक्रो का खत्म हो जाए। इंडियन इकोनॉमी अभी स्टार्ट ही हुई है, तो उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ देखो, डोमेस्टिक इनकम, नॉन रेजिडेंट, फैक्ट्री इनकम, ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स, ये सब हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे, और हमें बस इतना ही याद करना है एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा इस पीडीएफ के अंदर। ये लाइक नोट से मांग के चलो, ये पीडीएफ जो है वो नोट्स के जैसा ही आपके लिए। अब देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस फैक्ट्री इनकम, फ्री में मिलता है। सैलरी रिसीव्ड बाय राकेश फ्रॉम ए कंपनी, फैक्ट्री इनकम है। ऐसे डिसाइड करना है आपको। फाइनेंशियल हेल्प करते हैं अगर हम किसी विक्टिम को, गवर्नमेंट करती है, हम तो नहीं करते, गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तो वो फैक्टर इनकम नहीं होगी, गवर्नमेंट अपनी इनकम में से ट्रांसफर करती है, लाइक दैट। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब चीज़ें जब आप यहाँ से पढ़ते हो तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। यहीं से फाइनल एग्जाम में या स्कूल टीचर्स क्वेश्चंस लेते हैं। तो बेटा आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है आज, फैक्ट इनकम या ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है, वो थ्योरी पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी हमने किया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं। इनमें सब में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउस होल्ड, डिफेंड और रिफ्यूट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, और उसके अंदर फाइनल गुड्स आर दोज व्हिच आर कंज्यूम्ड ओनली बाय हाउस होल्ड। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि फाइनल गुड्स तो प्रोड्यूसर भी यूज करते हैं और हाउस होल्ड यूज करते हैं। तो इन क्वेश्चन थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अब आपका टेस्ट ड्यू हो गया, सेकंड टेस्ट। बस आप एक बार ये रीड करके मुझे डाउट्स बता दो, चाहे कल एक क्लास लगा लेंगे डाउट्स के लिए,
देखो जब ऑनलाइन है तो फिर कोई इशू नहीं है, ऑफलाइन के लिए एक रहता है कि संडे आपको बुक करना नहीं करना हमें। अगर डाउट्स के लिए लाइव होना तो हम लाइव हो सकते हैं। आप एक बार इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके थ्योरी रीड कर लेना, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में है, लैपटॉप पे सिस्टम पे ओपन करके एक एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। आई वॉन्ट ऑल दोज सिंसियर स्टूडेंट्स जो इस साल रिजल्ट देने वाले हैं और वो शुरू में ही शो कर देते हैं अपने आप को जो रिजल्ट देने वाले हैं, और वो फिर रिजल्ट देते भी हैं, ठीक है। बीच में कंसिस्टेंसी नहीं रहती आपकी, कभी 1 मंथ आप कर रहे हो 1 मंथ नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट्स कभी रिजल्ट नहीं देते हैं। रिजल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, यू शुड बी कंसिस्टेंट। अब जैसे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत है, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकता है और नेट कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमने कैपिटल स्टॉक कितना इंक्लूड किया है, डेप्रेशन कितना लगा है, डिपेंड करता है ना हमने ऐड कितना किया माइनस कितना किया। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये सब करने के बाद, ठीक है, मोटा मोटा दिखा रहा हूँ, इससे बहुत कुछ है इसके अंदर। वो आज आपका होमवर्क है और कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, सब समझाया हुआ है, बस आपको वो 2-4 डाउट्स लेके आने हैं जो अभी भी आपको नहीं आते। ये बेटा डे आज का होता है, देखो आज का डे आपके पास या कल का डे है, मंडे है, मतलब इन 2 दिनों में आपने ये सारा कर लेना है। अब अगर इन 2 दिनों में आप नहीं करते, आप एंजॉय करते हो कि इकोनॉमिक्स तो बढ़िया, आज कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क यही होता है जो आपको करवाते हैं। तो आज हमने नया टॉपिक कोई ज़्यादा नहीं किया कुछ भी, तो आज का होमवर्क यही है, इन क्वेश्चंस को करना। और ये डे बस आपके पास ये 2 दिन है, आज कल परसों, इन 2 दिनों में कंप्लीट करो। जैसे हम आगे बढ़ेंगे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 दिन अगर आप नहीं डिवोट करते तो ये 2 डेज कभी भी आपके पास वापस नहीं आएंगे इस ईयर में। हमें लगता है कि बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लूंगा बाद में मैं, कभी वो डे नहीं आएगा बेटा, आज ही करना है, ठीक है। इनको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ट्रू फॉल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, मत करना। और आगे हम आगे मैचिंग टाइप क्वेश्चंस ये करने हैं आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आज भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, स्लो मैं कर रहा हूँ, आप देखते रहिए, स्लो मूव कर रहा हूँ। तो लास्ट में जो आएगा सेगमेंट वो आएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस का। मैच द स्टेटमेंट गिवन अंडर ए, करेक्ट ऑप्शन विद, सब आपको ये करना है आज। कुछ भी मुझे नहीं न्यू लग रहा, सब कुछ समझाया हुआ है, बट इस फॉर्मेट में आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा ना। अब देखो जो मैं आपको बोलता हूँ कि जितना हम पढ़ कर आए हैं अभी 4 से 5 लेक्चर्स में, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्म में आना है, क्लासिफिकेशन की फॉर्म में आएगा, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, ये आपके आगे एमसीक्यूज, ठीक है। अब रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, देखते हैं किसको आता है। क्वेश्चन 6 बताओ बेटा। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर consumption or A What? part D फाइनल गुड्स फॉर द कंजम्पशन या फिर resale नो बेटा, रीसेल तो नहीं होता। investment यस, रीसेल तो इंटरमीडिएट गुड्स होती है ना, जिसको आपने परचेज किया खुद के लिए। अब देखो 2 तरह के लोग हैं, एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए करता है परचेज, और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैंने आपको अपने लैपटॉप का एग्जांपल दिया था, जो लैपटॉप मेरे पास घर पे है वो कंजम्पशन का पार्ट है, मैं उस पर अपना पर्सनल यूज कुछ भी यूज कर लूँ, लेकिन जो लैपटॉप मैं आपको टीच करने के लिए यूज करता हूँ वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है तो वही लैपटॉप, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है बेटा। आपको आज हमें लगता है ना कि हमें थ्योरी आती है, लेकिन जब आप यहाँ से करोगे, आना इस फॉर्म में तो कितना ईजी है कि क्वेश्चन तो आना नहीं एग्जाम में कि हमें याद करके जाएंगे, बस हमें तो इस फॉर्म में अपने माइंड को ट्रेन करना है। तो आज ये क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है।
देखिए डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। हाँ जी May or may not. यस करवाए ना आज आपको कि ज्यादा हो भी सकते नहीं भी। अब आज वो कॉन्सेप्ट था कि किस पे डिपेंड है, ये हमारी इंपॉर्टेंस थी, राइट। ये इंपॉर्टेंस थी। एनएफआई नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम कब होगा ऐसा? जब एनएफआई D part. डी पार्ट, जब एनएफआई 0 है। D. बस मैंने आपकी टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन डालने हैं। टिपिकल थ्योरी क्वेश्चन भी होंगे आपको, क्योंकि एक बार आपने रीड करने, आपको याद करवाने हैं, अदरवाइज फाइनल एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमने एक मोटर परचेज की 750 की, 2 साल के बाद इट्स मार्केट वैल्यू इज 450। द रीजन फॉर द फॉल इन द वैल्यू इज All of D part. सब है, सब रीजन से कम होगी मार्केट वैल्यू, सब रीजन है। कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूशन है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, पर इसमें तो सब एक्सपेक्टेड ही है। डेप्रिसिएशन का पार्ट ही है, कैपिटल लॉस कुछ नहीं है। हाँ जी फॉरेन एम्बेसीज 32 क्वेश्चन आपके सामने से आ रहे हैं, पकड़ लो इसको, जाने मत दो। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया आर पार्ट ऑफ इंडियाज None of the D. None of the above. None of the. Yes, क्योंकि वो क्योंकि इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड एक ही है, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो एक ही बात है। और फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में रहकर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनती, ये उनके पास एक एक्सेप्शनल राइट है, ठीक है। आप इन दिनों में देखो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, तो जो भी अभी चल रहा है एलओसी के ऊपर, ये इन सब बातों के ऊपर फॉरेन एम्बेसडर्स की बात आएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजदूत। फॉरेन एम्बेसडर, इंडिया का फॉरेन एम्बेसडर अगर पाकिस्तान में था तो उसको वापस बुला लिया गया, और पाकिस्तान का एम्बेसडर को हमने पहले ही वापस भेज दिया पाकिस्तान में। If an economy, the value of net factor income from abroad is 200 crore, अब देखो बेटा नेट दे दिया 200 करोड़, वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40। वेरी सिंपल कि जो नेट है वो दो चीजों का डिफरेंस है, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। और नेट अगर हमें 200 पता है और फ्रॉम अब्रॉड हमें नहीं दिया, हमें निकालना है, लेकिन टू अब्रॉड दिया 40, तो आंसर आ जाएगा फ्रॉम अब्रॉड इज 40। यस, तभी तो आंसर 40 आया ना। फ्रॉम अब्रॉड 240 था, ज्यादा था, क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और टू अब्रॉड कम है, तो डिफरेंस इज 40। सॉरी, फ्रॉम अब्रॉड 240 था, ज्यादा था, और टू अब्रॉड जो है वो 40 था, तो डिफरेंस है वो 200 आ गया नेट। और वो डिफरेंस पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है। एक तो मैथमेटिकली हमने आंसर निकाल लिया, वो तो पता ही है सबको, माइनस प्लस का गेम, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि 200 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि फ्रॉम ज्यादा था। नेशनल इनकम इंक्लूड्स, बताओ भी क्या है नेशनल इनकम में, क्या इंक्लूड है? D. फैक्टर इनकम, इसमें और कुछ नहीं है, फैक्टर इनकम। और नेट इन्वेस्टमेंट 39 क्वेश्चन, ये भी आपकी टेस्ट का पार्ट बनता है कई बार। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। Depreciation. इसके बाद ये जो क्वेश्चन 40 है 40, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे थर्ड चैप्टर में जाकर। थर्ड चैप्टर तो ये आपका है इसके ऊपर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, वहां पर ये सब कुछ आएगा। यस पार्थ? सर एक बार ये एमसीक्यू वाली जो शीट है ये अलग से भेज सकते हो आप, सिर्फ एमसीक्यू जिसमें है? बेटा पूरा कंप्लीट पीडीएफ है बेटा, जो मैंने अभी शेयर की है। यस सर, पर वो ये सर जो
सॉरी सर। आप पूरा पीडीएफ आपके पास उसमें आएगा। यस चैप्टर 2 है ना ये हमारा, तो आपको जो शेयर किया उसमें चैप्टर 3 लास्ट में है, उससे ऊपर जो सेकंड लास्ट होगा वो चैप्टर 2 का पीडीएफ होगा, उसके अंदर लास्ट में ये पेजेस आपको मिलेंगे। पेज नंबर 24 पे बेटा, ये पेज नंबर नोट कर लो आप, नोट करने को 22 से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। स्टिल एनी ऑफ यू नीड, तो मैं दोबारा पीडीएफ नया बना के भेज सकता हूँ इनसे, इन्हीं क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। स्टार्टिंग के पेज डिलीट कर देंगे, उसमें कुछ नहीं है। Difference between national income and national income is that of net working from abroad. Simple. उसके बाद आपको करने हैं A&R क्वेश्चंस। ये बेटा चैप्टर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ, हमने चैप्टर 1 के भी लास्ट में, अगर आप देखोगे चैप्टर 1 का जो लास्ट लेक्चर था वो इसी के ऊपर था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर था। मैंने कुछ करवा दिए थे, बाकी आपको दे दिए थे। अब आई डोंट नो आपने किए नहीं किए, क्योंकि डाउट जिसने पूछे मैंने डाउट्स ले लिए थे नेक्स्ट क्लास में। ये साथ साथ में करना है बेटा काम, इसे इसमें डिले मत कर देना, रिस्क मत देना ये, क्योंकि बाद में नहीं होता। यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, और उसका कोई फायदा नहीं कि आप नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर को बोलो कि मैंने तो ये गलती की, तू मत करना। उसका कोई बेनिफिट नहीं है बाद में स्पीच देने का, ठीक है? आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है, आप खुद भी करो और बाद में नेक्स्ट अपने जूनियर को बोलो करने को, वो तो अच्छा लगता है। ये बोलना कि मैंने गलती की तू मत करना भाई, वो स्टूपिड मिस्टेक्स हैं। वो सामने वाला सुन के भी हंसता है फिर वो बात पे ना, कि खुद तो किया नहीं, मेरे को इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये A&R क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आने ही ये हैं, तो हम इस पार्ट पे एक दिन लगा सकते हैं आपके डाउट्स के लिए। और अब इनमें से कुछ भी आप रैंडमली क्वेश्चन दे सकते हो। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये तो क्लियर ही है, ठीक है, ये बिल्कुल। ट्रांसफर इनकम इज ए यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, ये भी ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं है, बिकॉज हम उसमें सिर्फ फैक्ट इनकम लेते हैं, और ट्रांसफर इनकम वन साइडेड है। लेकिन रीजन नहीं बताया इसमें इन्होंने कि रीजन क्या है, तो दोनों ठीक तो है लेकिन रीजन नहीं है, ये रीजन अलग होता है। यहाँ तो सिर्फ मीनिंग बताया है, ट्रांसफर इनकम क्या है मीनिंग बता दिया, और वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिसाइड करना होता है कि अगर A&R दोनों करेक्ट हैं भी तो R A का पार्ट है या नहीं है, रीजन करेक्ट है या नहीं, ये आपको करना है बेटा। क्योंकि ये चीज आप देखो, अभी मैं 1 आवर या 2 आवर्स लगाकर ये सारे एक एक क्वेश्चन रीड कर सकता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द लॉजिक, वो पॉइंट ही नहीं है। ये आपका होमवर्क है, इसको 2-3 घंटे लगाकर कल का संडे इस पे डिवोट करो, एंड देन ग्रुप में अपडेट करो। मैं देखता हूँ सबसे पहले, आई विल चेक कि सबसे पहले ग्रुप में कौन अपडेट करता है कि आई हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और अगर आपने लिखा, और मैं आपसे फिर कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता हूँ, ठीक है, चाहे एक स्टूडेंट या 2 या 3, 10 भी चलेंगे, लेकिन आपने ऑनेस्टली पहले सारे क्वेश्चंस को करना है, एक एक क्वेश्चंस को, और फिर अपडेट करने हैं कि आई हैव डन ईच एंड एवरी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, लिख देना। फिर लास्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सब बेटा आपको आज करना है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं आपके साथ, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके इसको डन कर दो। फिर इसके बाद हम इन चैप्टर्स को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ना मैं वापस आऊँगा ना आप वापस आओगे, ना ज़रूरत है, ना ही किसी के लिए रिपीट होंगे ये लेक्चर्स। जो भी स्टूडेंट लेट आएंगे वो सब रिपीट, सॉरी, सब लोग रिकॉर्डिंग देखकर मेरे साथ इंडिविजुअल सिटिंग्स करके अपने डाउट्स लेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल जैसे अकाउंट्स है उनमें ज़रूर हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिपीट क्लासेस, थ्योरी में नीड नहीं होती है, उसमें आपको सुनकर आपको जो डाउट्स हैं, क्योंकि लाइव क्लास में कोई डाउट नहीं पूछता, तो आप अपने डाउट्स ले सकते हो। इंडिविजुअल सिटिंग्स आप सबको मिलती रहेंगी, जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इसको यहाँ से करके जब आगे बढ़ोगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद बस इतने करने बस, वेरी छोटे से क्वेश्चंस करने की नीड नहीं होती। हमने अगर फुल चैप्टर कर लिए तो बस यहीं तक करने अपने, ठीक है। उसके बाद 1 मार्कर क्वेश्चन हैं ये, वैसे तो अगर रीड कर लोगे तो बेटर है, बट आजकल ये क्वेश्चन आते नहीं है 1 मार्कर,
क्योंकि हमारे पास जो 1 मार्क का क्वेश्चन आने हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो एमसीक्यूज होंगे सिंपल लॉजिक के, या तो एएनआर क्वेश्चन होंगे, या फिर केस स्टडीज होंगे, कुछ भी ऐसा होगा। मैं ऐसा सिंपल नहीं आएगा डिफाइन जीडीपी, डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स, डिफाइन फाइनल गुड्स, ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद बस और रिवीजन की जरूरत नहीं, बस ये तो अनसोल्ड पार्ट आ गया यहाँ तक बेटा आपको, राइट। तो अपने 3 से 4 सेगमेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के करने हैं, एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नो एनीथिंग एल्स, कुछ आपका डाउट है? तो ये हमारी 75 मिनट्स की क्लासेस रिकॉर्ड हुई है आपके साथ। थ्योरी से ज़्यादा होती भी नहीं एक दिन में ना, इनफ है इतना। तो एनीथिंग एल्स क्लास ओवर करने से पहले? सर कल सुबह ऑनलाइन क्लास है? नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। आपको मैंने ये कहा है कि अपडेट करने ग्रुप में डाउट्स के लिए, तो कल मैं डाउट्स के लिए क्लास ले लेता हूँ, बट इफ अगर आप सब लोग कंसेंट देते हो तो आई कैन स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, दैट्स ऑलवेज वेलकम। जितना अगर टाइम ज़्यादा रिपोर्ट कर पाओ। पहली क्लास होनी चाहिए डाउट्स के ऊपर, आप लोग पहले ये सारे क्वेश्चन करोगे, यू टेक यू 2-3 आवर्स, वो 2-3 घंटे लगाओ कल संडे को। ओवरनाइट स्टडीज मत करो, वो दैट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियरी, और इवन ये हार्मफुल होती है हमेशा ना लेट नाइट स्टडीज, इनसे कभी कुछ नहीं मिला किसी को। सिस्टमेटिक पढ़ो, 11 बजे तक 12 तक अपना रूटीन बनाओ सोने का 8 घंटे का, 8 आवर्स यू नीड। फिर कल उठो सुबह फ्रेश माइंड से, 2-3 घंटे लगाओ इस पूरे पीडीएफ पे, और बी द फर्स्ट स्टूडेंट टू शेयर इन द ग्रुप कि मैंने कर लिया सब कुछ ये। देन आप ये भी लिखो कि आई हैव सम डाउट्स, देन आई विल मेक ए क्लास, चाहे उसमें फिर आप अकेले आओ या सब लोग आए, डाउट क्लास हो जाएगी, वो सबके लिए एक साथ हो जाएगी, दोबारा नहीं होगी, फिर वो डाउट क्लास आपको अटेंड करनी है। देन फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल पहले डाउट्स के लिए अपडेट कर दो, मैं फिर ग्रुप में पूछ लूँगा सबसे, इफ सब लोग अगर एग्री करते हैं कि हम कल एक क्लास लगा लें डाउट्स के बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ये चैप्टर न्यूमेरिकल चलेगा बेटा, तो यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। सर कितने बजे? क्योंकि मैथ्स की ट्यूशन भी है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया हमने, ग्रुप में अपडेट होगा कि मैं एक क्लास लेना चाहता हूँ, वो मैं तब अपडेट करूँ जब कोई स्टूडेंट मुझे ये अपडेट करेगा कि उसने कर लिया इस चैप्टर का, नहीं तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं ना। पहले आप ये करो, सिस्टमेटिक समझो, सिस्टम को समझो कि पहले आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपडेट करना है ग्रुप में, उसके ऊपर डाउट क्लास होगी, देन हम इसकी बात करेंगे बाद में, हो सकता ना भी हो, ठीक है। अगर होगी तो आप वहाँ पे अपडेट कर दिया करो क्या है मैथ्स ट्यूशन दिस टाइम, तो उस टाइम को छोड़ के हम ले लेंगे क्लास, फुल डे है कल, ठीक। तो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टाइमिंग कल की क्लास कुछ फिक्स नहीं करते हैं, डाउट्स के लिए हम लाइव होंगे, उस टाइम आपसे बात कर लूँगा, अगर हम 1-1.5 घंटा और डिवोट कर सकते हैं, वहाँ पे किसी का क्लैश नहीं होगा, तो हम क्लास उस टाइम पे रख लेंगे जिसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट होगा। ये लाइक ऐसा बेटा कि यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपका ये बेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पहले 8 पॉइंट्स आएंगे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, वो सारे डिस्कस होंगे जिनको बोलते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। मैं यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ वैसे, एनीथिंग एल्स नाउ? ठीक है, नो सर। ओके वेलकम। चलिए स्टार्ट, इसको ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, गुड नाइट बेटा।